हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ पार्ट 1 होने वाला है। बहुविकल्पी प्रश्न है, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ में पासवर्ड लगा रहेगा। पासवर्ड हम लोग आपको थोड़ा आगे देंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत वीडियो देख लो, समझ लो। ठीक है, ये पहले ये जान लो, ये लेसन 4 तक का बहुविकल्पी है, 4 तक या 3 तक का। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 3 लाएंगे, पार्ट 4 लाएंगे। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके लिए जो भी वीडियो हम डालें आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलो प्रश्न क्या है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। ज़्यादा टाइम होगा नहीं हमारे पास, ज़्यादा टाइम तो होगा नहीं, बस थोड़ा बहुत ऐसे समझते चलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो अंक बदल सकता है, बाकी टाइप यही रहेगा। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। मतलब इनका कहने का मतलब ये है, कौन सा ऐसा रूप, देखो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में ऐसा कौन सा रूप है जिसमें यम का मान हम लोग क्या रखें, एक पूर्णांक संख्या रखें। यम का मान क्या रखें, एक पूर्ण संख्या रखें, पूर्णांक संख्या रखें, सॉरी पूर्ण मतलब नहीं रखना है, क्या रखना है, पूर्णांक रखना है। यम का ऐसा पूर्णांक रखो जो हमें सम संख्या प्राप्त कराए। ठीक है, चलो थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसी से उठा लेते हैं, जैसे 2m। अब देखो इसका मतलब ये, अगर हम लोग बोल रहे हैं 2m सही है तो क्यों सही है, देखो यम का मान एक पूर्णांक रखो। जैसे अपने मन में एक पूर्णांक सोच लो, एक पूरा पूरा अंक सोच लो और उसको यहाँ पे यम के स्थान पे रख दो और उसको हल करो तो वो सम संख्या आना चाहिए। कैसे, देखो जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे रख दें, एक रख दे, क्या रख दे, यम के स्थान पे एक रख दे, तो 2 गुणे 1 करोगे, हल करोगे, कितना आएगा 2, जो कि क्या है, सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है जो 2 से भाज्य हो। ठीक, कोई भी संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक संख्या कोई भी सोच सकते हो। जैसे 2, तो ऐसे यही वाला 2 है, और यम के स्थान पे 3 सोच लो, 3 एक पूर्णांक संख्या है, 2 3 6, 6 आया, 6 भी क्या है, सम संख्या। ठीक, वैसे इसमें चेक कर लो, जैसे यहाँ पे सम संख्या पूछा जा रहा है, अगर यहाँ पे विषम पूछा जाता तो कौन सा ऑप्शन सही होता, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता भैया, तो ऑप्शन नंबर 4। कैसे, देखो 2m + 1, यम के स्थान पे कोई पूर्णांक सोचो। जैसे कोई बच्चा 1 सोच लिया तो 2 गुणे 1 + 1 हल करोगे, 2 1 नम 2 1 3, और 3 क्या है, विषम संख्या। उम्मीद है समझ गए होगे। तो इसमें सम पूछा गया है, इसलिए कौन सा ऑप्शन नंबर 3 सही है, 2m। अगर याद रखना सम रहेगा तो 2m होगा। अब देखो यहाँ पे p भी दे सकता है, क्यों, तो जो भी देगा उससे नहीं मतलब है, 2m सही है। अगर विषम होता तो 2m + 1। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्न में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं पर एक युग्म है। पहली बात ये जानो, सह अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, देखो ऐसा दोनों का जोड़ा, जैसे जोड़ा, युग्म पूछा मतलब जोड़ा, ऐसे दोनों जोड़ा खोजना है जिसका HCF बराबर 1, हम लोग उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का युग्म मतलब जोड़ा का रूप में हमेशा रहेगा। ठीक, अब देखो HCF 1 का मतलब ये हुआ, इन दोनों संख्याओं को ऐसे लिखो जैसे 14 35। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 14 और नीचे कितना है, 35। ठीक, दो संख्याएं हैं, इसका गुणनखंड कर डालो। जैसे 1 भाई, गुणनखंड करने का मतलब किस किस संख्या से विभाजित होगा। जैसे 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, और किससे होगा भैया, 7 से होगा, और खुद से होगा। ठीक, खुद जाने दो, खुद मत इस्तेमाल करना। जैसे 35 को लिख सकते हो 5 × 7 × 1। अब देखो इन दोनों में कॉमन 7 है, इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया, 7 आ गया। अगर HCF यही 1 आता तो ये सह अभाज्य संख्या हो जाता, लेकिन HCF कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। ठीक, जैसे ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लो, ऑप्शन नंबर क्या चेक कर लो भैया, 2 चेक कर लेते हैं। ठीक, ऐसे समझते चलो थोड़ा बहुत, तो नहीं तो हमें क्या है, हम तो लगा देंगे, टिक लगाए हैं, देख लो आप। ठीक, 18 और 25। चलो इसका गुणनखंड करो, 2 × 3, 2 3 6, फिर कितना हो जाएगा 9। 1 मिनट आपको रुक जाओ, गुणनखंड ही कर लो, 2 3 6 3 18।
25 का करोगे 5 गुणे कितना 1, ठीक, और गुणे 5 भी कर सकते हो, यहाँ भी 1 कर सकते हो, ठीक। मतलब देखो इसका गुणनखंड कर दिए हैं। अब देखो क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, वैसे 1 के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है, अर्थात इसका एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया। अगर इसका एचसीएफ 1 है तो सहअभाज्य संख्याओं की परिभाषा देखो, ऐसे दो संख्याओं का युग्म जिसका एचसीएफ 1 हो क्या कहलाती है सहअभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर 2 का सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब डिटेल में मत समझो भैया, डिटेल में जब समझना था तो हमें तब समझ लेते आसानी से, ठीक। अभी अब हम लोग टाइम बहुत कम बचा है, ऐसे थोड़ा बहुत समझते चलो। क्वेश्चन नंबर 3, तो शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली संख्या होगी। मतलब जितनी संख्या लिखा है इसमें कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है, अगर पता चल जाएगा तो देखो, अगर अशांत तो पता चल गया तो जो बचेगा वही शांत होगा। तो इसके लिए फार्मूला देखो, जैसे मान लो कोई संख्या P/Q के रूप में लिखा गया है, P/Q का मतलब जैसे 8/17 हो गया ना, अंश और हर के रूप में लिखा हो, ठीक। उसमें केवल क्या देखना है, हर, हर ले लो। तो इसमें हर क्या है, इसमें हर Q है, तो Q का क्या करोगे अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड कर डालो। क्या करोगे भैया इसका गुणनखंड। अगर गुणनखंड में हमें दो रूप देखना है, गुणनखंड में 2 गुणे 5 मतलब 2 की घात यम और 5 की घात यन, अगर इस रूप का होगा तो ये क्या होगा शांत आवर्ती, क्या होगा शांत। अगर दूसरा पॉइंट ये जान लो, अगर 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप का ना हो, के रूप का ना हो, तो वो क्या कहलाएगा भैया अशांत। अभी समझ जाओगे एग्जाम्पल से, ठीक। याद रखना 2 यहाँ पे यन कर लो, 2 की घात यम और 5 की घात यन, ऐसे समझ लो। अगर केवल 2 आ जाए 2 की घात यन, या समझ लेना ऐसे 2 की घात यन, पावर कुछ भी हो सकता है। दूसरा 5 की घात यन आ जाए, अथवा तीसरा 2 गुणे 5 दोनों आ जाए, इनमें से कोई भी अगर आ जाएगा हर में, ठीक है, तो वो क्या होगा शांत होगा, क्या होगा शांत होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या आ जा रही है तो वो तुरंत क्या हो जाएगा अशांत, ठीक। कैसे आओ समझ लेते हैं। अब इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझ जाएंगे क्या बताने वाले हैं। वीडियो आप पूरा देखना, ठीक है। बाकी देखो भाई समझ कर पढ़ोगे तभी वहाँ पे लगा पाओगे, नहीं तो ऐसे याद करके मैथ नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, मर्जी आपकी। जैसे 77/210, जैसे मान लो हमें चेक करना है ऑप्शन नंबर 1 सही है कि गलत है, तो 77/110 ले लो और इसमें केवल हर उठाओ। क्या उठाओगे हर, हर कितना है 110, इसका क्या कर डालो अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आओ इसी में सीख लो, जिससे देखो अभाज्य संख्या से काटना स्टार्ट कर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से कटेगा लास्ट में 0 है, 2 पंचे 10, ठीक, हासिल है कि 2 पंचे 10। अब 5 से कटेगा, 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5। अब किससे विभाजित होगा 11 से। अब देखो 210 का हम लोग गुणनखंड किए, कितना आया 2 गुणे 5 गुणे 11, यही लिख लिया जाता है जो यहाँ पे लिखा है। अब देखो इसमें 2 है, देखो शांत के लिए या तो केवल 2 हो 2 की पावर, या तो केवल 5 की पावर हो, या तो दोनों हो। इसके अलावा अगर तीसरा कोई आया तो अशांत हो जाता है। इसमें देखो कोई ना कोई तो आ गया है, जैसे 2 भी है, चलो अच्छी बात है, 5 ही। अगर देखो ये 11 आ गया, 11 नहीं आना चाहिए था, ठीक है, या तो केवल 2 ही होता, या तो केवल 5 होता, या तो दोनों होता, और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 11 आ गया, अर्थात ये क्या है अशांत दशमलव प्रसार। कौन सा प्रसार है अशांत दशमलव प्रसार। मतलब ये ऑप्शन तो क्या हो गया गलत हो गया। अब देखो जैसे ये देख लो, जो इसका हर का अभाज्य गुणनखंड पहले से किया है, इसको मिटाएं। अब देखो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 2 पे चर्चा करें तो देखो इसका हर का देखो किया है, मतलब करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है 2 की घात 2 गुणे 5 की घात से 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5। देखो शांत अशांत, शांत के लिए 2 होना चाहिए जो है
5 होना चाहिए जो कि है, लेकिन ये 7 नहीं होना चाहिए था ना। देखो यही सूत्र है, इसको याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अशांत है। ये क्या हो गया, अशांत हो गया, ठीक। क्यों, क्योंकि इसमें 7 आ गया। या तो केवल 2 होता, या तो केवल 5 होता, या तो दोनों होता ना, लेकिन दोनों के बाद एक तीसरा आ गया, ये गलत बात है। मतलब तीसरे के अलावा, 2 के अलावा तीसरा नहीं होना चाहिए। ये अकेले अकेले हो सकता है, मतलब अशांत है। ऐसे 8/17 देख सकते हो। 8/17 में अगर हम लोग 17 की बात करें, केवल हर का देखना होता है, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड 1 × 17 ही होगा। ना तो इसमें 2 है, ना तो इसमें 5 है। और भाई 17 आ गया, मतलब ये भी क्या है, अशांत है। तो बचा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको भी देख लो, जब सब देख रहे हो तो इसको भी देख लो। वीडियो लंबा बनेगा, ठीक है। इसका कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोड आपको पासवर्ड 123 मतलब 123 होगा, ठीक है। पासवर्ड आपको बताना पड़ेगा 123 बताना। व्हाट्सअप कर दोगे, हम पासवर्ड तो बताएंगे नहीं। जो यहाँ वीडियो देखोगे वही पासवर्ड जाके आप अपना ओपन कर लें। बाकी हम तो आपके पास PDF सेंड कर देंगे, लेकिन क्या मतलब होगा जब उसको ओपन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। पासवर्ड डाल देना, ये मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्यों सही है, हम लोग इसको चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्यों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो हर से मतलब होता है, हम लोग हर देख ले रहे हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड कर डालो, लास्ट में 5 है, पक्का कितने से कटेगा, 5 से। 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 × 25, अब इतना आता होगा। 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 5 × 25, फिर 5 से विभाजित होगा, 5 दूनी 10, 5 × तो जैसे थोड़ा बहुत त्रुटि हो तो आप बस समझ जाना, बस थोड़ा बहुत आइडिया दे रहे हैं। 5 × 1 = 5 देख सकते हो, इसमें 5 ही 5 दिख रहा है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5, 5 की घात कितना है, 5 है ना। यही यानी कि मतलब यही होता है जो पावर में हो, तो पावर यहाँ पे 5 है। देखो ये भैया इसमें 2 नहीं है, तो इसको हम लोग 2 की घात 0 लिख सकते हैं, इसका मान 1 हो जाएगा। 2 भी आ गया, 5 आ गया, मगर ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 है ना। या तो केवल 2 होता, या तो केवल 5 होता। भाई केवल 5 है, मतलब क्या है, ये शांत है। और कोई संख्या हो जाती, जैसे 5 के 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या हो जाती तो अशांत हो जाता। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3 है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बकवास कर लिए हम लोग। ठीक है, इसमें जो है 21 क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं, PDF आप ले लेना। चलो अब शांत अशांत, उम्मीद है समझ गए होगे। नहीं समझ गए हो भैया तो अब क्या किया जाए बताओ, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर अच्छा खासा नंबर लाओगे तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करें तो 15 18 24 का लासा है, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, लासा। अब केवल लासा निकालना है तो जल्दी से ऐसे देखो, बाकी इसके बहुत सारी विधि है, तो आसान वाला बता दे रहे हैं। 15 18 24, इसका मासा पूछा नहीं जा रहा है, केवल लासा तीनों का पूछा जा रहा है, एक साथ ही निकाल लो। तो किससे, देखो जिस सबसे पहले 2 से काटना स्टार्ट करो। 2 15 नहीं कटेगा, जो संख्या नहीं कटते उतार दोगे। 2 9 18, 2 12 में 24, फिर 2 से कटेगा, जो संख्या नहीं कटेगा उसको वैसे लिख दोगे। 2 6 12, ऐसे काटते चले जाओ, ठीक है। 15 नहीं कटेगा, लिख दो, क्या दिक्कत है भैया। 3 2 3 6, अब 3 से काट दो। 3 5 15, 3 3 9, 3 1 9 3, फिर 3 से विभाजित होगा, 3 से काट दो, जो संख्या ना कटे, 5 नहीं कटेगा, उतार दो ऐसे। 3 1 9 3, 3 1 9 3, एक आ जाए तो बस रुक जाना। अब 5 से विभाजित होगा, 5 1 9 5, 5 1 9 5, अब एक आ गया, रुक जाना। अब देखो, अब यही इसी का गुणनखंड कर लोगे, इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 2 2, 2 की घात कितना है, 3 है। 2 × 2 × 2, फिर 3 की घात 2 है, मतलब 3 × 3, 3 2 बार है, गुणे 5। अब इसी का गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक। 8 पंचे 40, ठीक। 40 तीन 120, 120 तीन कितना होता है, 360। तो 360 ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। 0 भाई न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। 1 याद रखना, 1 जो है ये संख्या ना तो भाज्य होती है, ठीक, और ना ही अभाज्य, मतलब ये भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं है। बचा 8 और 2,
एक काम करते हैं, आपको अभाज्य की परिभाषा ही बता दे तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा। अभाज्य देखो, अभाज्य संख्या परिभाषा होता है वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित हो, भाज्य कहलाती है, अभाज्य कहलाती है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनका कहने का मतलब ये हुआ, वे संख्या अभाज्य संख्या होंगी जो अपने आप से विभाजित हो जाए, अर्थात पूरा पूरा कट जाए, शेषफल 0 आ जाए, और एक से, तो एक से तो सारी संख्या विभाजित होती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो 8, एक को छोड़ देना, एक को याद कर लो, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, ठीक। 8 की बात कर ले, देखो 8 किससे कटेगा, 8 जो है 1 से विभाजित होगा, ठीक, 2 से भी विभाजित हो जाएगा। अगर आप देखो तो 8 जो है 1 से विभाजित, मतलब 1 से भाग दोगे तो 8 में पूरा पूरा चला जाएगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक। और किससे, 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 चौके 8, 4 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक, और खुद से विभाजित हो जाएगा। देखो ये 1 से विभाजित हो रहा है, खुद से हो रहा है, और 2 अन्य संख्याओं से भी हो रहा है, अर्थात ये भाज्य है। क्या है, भाज्य है, ठीक। अगर ये केवल 1 और 8 होता तो ये क्या हो जाता, अभाज्य। अब देखो यहाँ पे 2 की बात कर ले, 2, देखो 2 1 से विभाजित होगा, भाई 1 से सारी संख्या विभाजित होती है, खुद से विभाजित होगा, क्या और किसी संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगा, नहीं विभाजित होगा, तो मतलब इसका 2 ही गुणनखंड। ऐसे ट्रिक याद रखना, 2 से अधिक गुणनखंड हो जिसमें एक खुद शामिल हो तो क्या होता है, वो भाज्य होता है। केवल जिसमें 2 ही गुणनखंड हो जिसमें एक और वो खुद स्वयं संख्या होती है तो वो क्या कहलाता है, अभाज्य। तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है, याद करना, आ सकता है एग्जाम में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, मतलब ऐसी संख्याओं से काटना हो जो केवल अभाज्य भाज्य हो। तो कुल मिला के 156 का गुणनखंड कर दो। सबसे पहले किससे विभाजित होगा, ये 2 से। लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 हो तो 2 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। और देखो 2 से क्यों काट रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंड करना है तो अभाज्य संख्याओं से ही काटना होगा इनको। तो चलो 2 7 14, 2 8 16, ठीक। फिर 2 से विभाजित होगा, लास्ट में 8 आ गया है, इतना तो आता होगा। 2 3 6 2 9 18। भाई अगर नहीं आता है तो अब आएगा भी नहीं, ठीक है, 2 दिन बचा है। तो चलो अब 3 से विभाजित होगा, 3 1 9 3, 3 3 9, अब 13 से विभाजित होगा। देख सकते हो सब अभाज्य संख्या ही है। देखो ये 2 और 2 को छोड़ो, केवल 2 को देखो तो अभाज्य ही तो है, अब तो जाएगा नहीं। तो देखो यही अभाज्य गुणनखंड हो जाता है, 1 2 3 4। देखो इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार मतलब पावर में लगा दो, गुणे लगाओगे। 3 1 बार है, 3 की पावर 1 लिख दो, 1 का मतलब कुछ होता भी नहीं है, मन्ना लगाओगे तो भी चलेगा। 13, 2 की घात 2, 3 गुणे 13। देखो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यदि 26 156 का लासा जो है 156 है तो मासा का मान ज्ञात कीजिए। देखो 2 संख्याएं दिया है, उसका लासा दिया है, मासा निकालना है। आपको एक सूत्र लिखा दे रहे हैं, सूत्र देखो, लासा क्या लिख दिए यार भाई, देख सकते हो 1 बज भी रहा है ना, रात का 1 बज रहा है, सोच सकते हो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अरे यार क्या लिख दे रहे हैं, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। ये सूत्र है, मतलब लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या। अब इसी सूत्र से ये सवाल लगेगा, इसको याद कर लेना। हर टाइप का क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। एक लेसन नंबर 4 तक है, उसके आगे नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे भैया ये सब। तो 26 156 का लासा 156 है, मतलब प्रश्न में दिया गया है ना लासा कितना 156, डायरेक्ट इसी सूत्र में लगा दे रहे हैं, ठीक है। मासा ज्ञात करना है तो मासा ऐसे लिख दो, जो ज्ञात करना है भाई लिख दो ऐसे। पहली संख्या किसी को पहली दूसरी मान सकते हो, मान लो पहली संख्या 26 है, आप पहली संख्या 156 के मान लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दूसरी संख्या 156 है, ठीक। अब देखो, अब इसको हल कर दो, 156 से 156 विभाजित हो जाएगा, इधर गुणा है इधर जाएगा भाग जाएगा, काट दोगे 156 से 156 कट जाएगा, तो मासा कितना बचा 26 ही तो बचा ना, तो इसका मासा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब इसको बी से पेंट कर दोगे। और हम लोग ये देख रहे थे जो OMR शीट में बच्चे भर रहे हैं भाई, इतना गलत भर रहे हैं, क्या बताएं आपको। हम आपको कोशिश करेंगे इसका वीडियो दे देंगे, ठीक है। कमेंट करके बता देना अगर आपको OMR भरने में दिक्कत हो रही हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत बच्चे गलती कर चुके हैं, तो इस बात को ध्यान देना, बता देंगे, ठीक है। एक वीडियो उस पर दे देंगे आपको, कोशिश करेंगे देने की। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गए हैं, अभी बहुत क्वेश्चन हल करना है, सब्र रखो, आराम से पढ़ते रहो। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, देखो बिना प्रश्न पढ़े हल मत करो, मतलब संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड में जितनी भी संख्याएं आएंगी उनकी घात का योग करना है, आराम से समझो, सब समझ जाओगे। 144 का पहले अभाज्य गुणनखंड करो तो भैया 2 से विभाजित होगा, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 छंग 12, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर 2 से कटेगा 2 18 36, फिर 2 से कटेगा 2 9 18, फिर 3 से विभाजित, कटने का मतलब विभाजित होगा, ठीक है। 3 त्रिक 9, 3 एक 9 3, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसको पहले घात के रूप में लिखो, इसको आपको घात के रूप में पहले लिखना होगा, ठीक है। चलो हम लोग इस साइड लिख देते हैं। अगर भाई वीडियो पसंद आ रहा हो यार, पसंद कर लिया करो, थोड़ा बहुत हमें भी ध्यान दे लो, छोटे यूट्यूबर का ध्यान दे लो, ठीक है। चलो 144 का अभाज्य गुणनखंड पहले लिख लो, 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया है 4 बार, पहले लिख लो ऐसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार आया 4 बार लिख लिया। 3 कितनी बार आया है 2 बार आया है, 3 गुणे 3। अब इसको घात में देखो, जितनी बार आता है वो पावर में चला जाता है, 1 2 3 4, मतलब 2 की घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। और गुणे 3 की घात कितना है 1 और 2 है, 1 1 2 हो जाएगा, 3 की घात 2। अब देखो पहले प्रश्न पढ़ो, बिना प्रश्न पढ़े लगाओगे तो ऐसे गलत उलट हो जाएगा, ठीक। देखो प्रश्न में बोला क्या जा रहा है, आप देख ही लो। देखो 144 का अभाज्य गुणनखंड करो, तो ये रहा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने पे जो संख्याएं 2 और 3 आई है, इनका घात क्या है, देखो 2 की घात 4 है और 3 की घात 2 है, ये दोनों घात ही तो हैं, और घातों का योग कर दो तो हम लोग प्लस कर दिए, 4 2 कितना आ गया 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है, समझ गए। अगर गुणनखंड पूछता घातों का गुणनखंड तो यहाँ गुणा कर देते, 4 दूनी 8 आ जाता। अगर अंतर पूछता 4 में से 2 गए 2 आ जाता, मतलब जो भी पूछे आप निकाल सकते हो, बिना प्रश्न पढ़े लगाओगे नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होगे। आओ चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब बहुत सारे बच्चे वीडियो की लेंथ देख के घबरा जाते हैं, ठीक है। अरे भाई शॉर्टकट जब लगा ही नहीं पाओगे, अंक बदल दिया जाएगा, क्या रट के जाओगे ना, मैथ में रटना नहीं होता है। तो उम्मीद है आप सब जान ही रहोगे भैया, पढ़ने वाले बच्चे जान ही सकते हैं, मैथ को याद नहीं किया जा सकता है, समझा जा सकता है, बस थोड़ा बहुत अंक बदल देंगे, आप याद करके जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बकवास कम करते हैं। यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल है, देखो आपको एक चीज़ ये बता रहे हैं, जैसे मान लो x + y बराबर कितना आ गया है 10, ठीक है। अगर हम बोले आपको ऐसे छोड़ो, देखो भाई समझो, x + y = 10 का एक हल x = 3m + 2 है, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है x + y =
6, ठीक। और इसमें लिख दिया जाए कि यक्स का एक मान जो है, हल का मतलब मान, एक मान 4 है, तो आप बताओ वाई का मान कितना होगा। नहीं बता सकते हो, इसी 4 को इसी में उठा के ला के रख दोगे, ठीक है। अगर ऐसे दिया रहेगा ये इसका मान है इस समीकरण का, तो उस मान को उठा के उस समीकरण में रख दो, हल कर दो, आंसर होता है, ठीक। तो भाई रख दोगे तो यहाँ पे यस के स्थान पे 4 रखोगे, प्लस वाई बराबर 6, हल कर दो तो वाई बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही ये भी लगेगा, ठीक, सेम ऐसे सवाल ही लगेंगे, आप समझो इसको। तो प्रश्न में दिए गए x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल इतना है, मतलब इस समीकरण का हल ये है, उठा के रख दो। लिखोगे यहाँ पे चूंकि x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल जो है x बराबर 3m प्लस 2 है ना, और दिया गया है y बराबर 4, मतलब y तथा y बराबर कितना 4 है, ठीक। तो ये दोनों इस समीकरण के हल हैं। देखो ये x कामा y उठा के इसमें रख दो, तो चलो रखते हैं x प्लस वाई बराबर 10, x के स्थान पे इसको रखोगे तो रख दो 3m प्लस 2, प्लस है यहाँ पे प्लस लगा दो, y के स्थान पे कितना है 4 दिया गया है, रख दो, इसी को सॉल्व कर दो, m का मान निकल आएगा। तो 3m प्लस 4 और 2, 2 चिन्ह सेम होता है, जोड़ दोगे 4 2 कितना हो जाएगा 6, प्लस का 6 बराबर 10, तो 3m बराबर 10, इस प्लस 6 की उधर उधर करोगे तो माइनस 6। देखो याद रखना, जिसका मान निकालना होता है वो एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, ठीक है। 3m इसमें है एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, तो 3m बराबर 10 में 6 गए 4, 10 में 6 गए कितना 4। चलो इसको ऊपर चलते हैं थोड़ा। अब हमें यम का मान निकालना है, ये तो 3m है, मतलब देखो इस 3 को भी हटाना पड़ेगा, तो यम बराबर 4। अब देखो 3 और यम, इसका मतलब होता है 20, इसमें गुणा हो रहा है, अगर इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, 4/3। तो ऑप्शन में अगर दिख रहा हो तो ऑप्शन नंबर 9 सही है, सॉरी यार, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 4/3, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध। ये सूत्र है, अगर आपको दिखा दें सूत्र, 1 मिनट रुक जाओ। देखो आपको ये पता ही होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये पता हो तो मजा आ जाएगा, क्वेश्चन वो हल हो सकता है। देखो रैखिक समीकरण का मानक रूप ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक। अब किसका हल होगा, किसका हल कब नहीं होगा, ये सूत्र है, ठीक है। देखो प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका हल होगा, मतलब जब दो रेखाएं कहीं ना कहीं टच करेंगी तो उसका हल होता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का हल होता है, ठीक है। और एक जगह पर छेद कर रहा है तो इसलिए इसका देखो एक हल होगा, जिसको हम लोग अद्वितीय बोलते हैं। अगर प्रश्न में बोला जाता अद्वितीय के लिए शर्त क्या होता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो रेखाएं कौन सी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक। मतलब इसका हल तो होगा, हल मिल गया ना, क्योंकि टच कर रहे हैं। संपाती रेखाएं क्या होती हैं, देखो एक रेखा ऐसे खींच दो, ठीक, और एक रेखा ठीक इसी के ऊपर हो जाए, तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं, संपाती रेखाएं। भाई टच तो दोनों रेखाएं अनंत जगह कर रही हैं, अनंत बिंदु पे, तो इसलिए देखो इसका अनंत हल है, मतलब इनका भी हल है। अरे एक हल हो, दो हल हो, हल तो है ना, मतलब इसका भी हल है। अब देखो लेकिन इसकी रेखाएं, ये रेखाएं जो है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, एक रेखा ऐसे एक रेखा ऐसे, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कभी जिंदगी में काट ही नहीं सकती है, तो हल भी नहीं होगा। तो प्रश्न में बोला गया है ना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने के लिए शर्त क्या है, तो शर्त यही तो है ना, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब यही ऑप्शन क्या होने वाला है, सही होने वाला है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वहीं पे देख लेंगे।
तो ये देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध, मतलब समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं का शर्त तो यही था ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, सूत्र ही था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। ठीक, देखो अगर आपको वीडियो ज़्यादा लंबी लग रही हो तो आप वहाँ से 2 गुना करके देख लो ना, अगर आ रहा हो तो। भाई नहीं आ रहा है उन बच्चों के लिए है, इसलिए डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। चलो आगे, यदि p बराबर 10, मतलब इसका ये हुआ p के स्थान पे आप कितना रखोगे, 10 रखोगे। मतलब प्रश्न में दिया है, ऐसे लिख दिया करो, p बराबर 10। रैखिक समीकरण 6x प्लस 5y बराबर 4, ये पहला है। और दूसरा दिया गया है 12x प्लस py बराबर -8 का कोई हल नहीं होगा। मतलब ये बोला जा रहा है अगर हम लोग इस दोनों समीकरण में जहाँ p होगा वहाँ 10 रख दे और 10 रखने के बाद हल करेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा का शर्त देखो अभी जस्ट ऊपर बताए हैं, क्या होना चाहिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1, डज नॉट बराबर, सॉरी, डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, मतलब बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 का, तो कोई हल नहीं होगा। अगर ये बात सत्य हो जाए तो सत्य लिख देंगे, नहीं तो क्या लिख देंगे, असत्य। या अगर सत्य सत्य दोनों होगा तो दोनों लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं होगा तो कोई नहीं लिखेंगे। तो आओ हल करते हैं। पहले पहला समीकरण हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे। देखो एक एक नंबर क्वेश्चन है लेकिन बिना हल करे नहीं लगा सकते, उसमें क्या याद करना है। चलो पहला समीकरण है 6x प्लस 5y बराबर 4। ठीक, इसको मानक रूप में पहले लिख लो, 6x प्लस 5y बराबर 0 होना चाहिए, बराबर 4 है तो इस 4 को इधर लेकर चले आओगे तो -4 बराबर 0। अब यहाँ पे तुलना कर लो ना, देखो ये a, ये b, ये c, x के साथ जो रहता है उसको a बोलते हैं, y के साथ को b बोलते हैं, c जो बचता है c। a के स्थान पे यहाँ पे 6 है, b के स्थान पे कितना है, 5 है, चिन्ह सहित लिखा जाता है, प्लस था इसलिए नहीं लगाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे c बराबर कितना है, -4। भाई माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 समीकरण है, a1 लगा दो, b1 लगा दो, c1, पहले समीकरण के लिए था ये। अब दूसरा ये है, ठीक है, रखो इसको, 12x प्लस py। अब देखो प्रश्न में बोला गया है p के स्थान पे 10 रखो तब सत्य होना चाहिए, तो 10 रख के हल कर लो। 10y बराबर -8, इस माइनस को उधर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 10y, माइनस है इधर आएगा तो +8 बराबर कितना, 0। अब यहाँ से a2 b2 c2 का मान निकाल लो। देखो पहले वाले से a1 b1 निकाला जाता है, दूसरे वाले से a2 c2 b2। ठीक, तो यहाँ पे अगर a2 की बात करें तो 12 है, b2 की बात करें तो 10 है, सामने प्लस है तो इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाए हैं, और c के स्थान पर भी प्लस का 8 है तो प्लस का 8 लिख दो। ठीक, अब देखो प्रश्न में बोला गया है, प्रश्न में बोल रहा है अगर p के स्थान पे 10 रखोगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा शर्त ये होता है, यहाँ पे लगा दे रहे हैं, a1 बटे a2 निकालो, ठीक, b1 बटे b2 निकालो। ऐसी सवालें पूछी जाती हैं, याद रखना। c1 बटे c2 निकालो, देख लो बराबर है कि नहीं है, पता चल जाएगा। a1 का मान यहाँ से रखोगे 6, कितना, 6, ठीक, और a2 का मान यहाँ निकाले हो 12, 6 बटे 12, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, मतलब कितना आया, 1 बटे 2, याद रखना इसको। अब b1 बटे b2 निकालो, b1 की वैल्यू है 5, 5 रख दो, b2 की वैल्यू है कितना, 10, 10 रख दो, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 1 बटे 2। c2 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे c2 होगा तो यहाँ पे -4 है, c1 का, और c2 का कितना है, 8 है, ये देख सकते हो। 4 एक नाम 4, 4 दूनी 8, इसकी वैल्यू देखो माइनस लगा है, ध्यान देना, -1 बटे 2। देखो 1 बटे 2 इसका मान आया, 1 बटे 2 इसका मान आया, इसका मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है। लिख दो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2।
और देखो C1/C2 का मान -1/2 है, तो ये तो इसके बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख के काट दोगे। तो ये देखो ये समांतर रेखाओं का शर्त है, ठीक है। तो यहाँ पे C1/C2 लिख दो, ठीक, इसको हटा दे रहे हैं, ये बराबर नहीं है इसलिए ये लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लगाया गया है। तो भाई ये तो समांतर होने का प्रतिबंध आ गया, और समांतर रेखाएं का कोई हल नहीं होता है। मतलब अब प्रश्न में बोला गया था ना, देखो ये है क्वेश्चन, अगर आपको देखो ये क्वेश्चन है, यदि p बराबर 10 रखोगे तो कोई हल नहीं होगा। तो भाई कोई हल तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे लगा दोगे सत्य, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि x² - 1/9, इसको हटा दें, ठीक। देखो भाई यहाँ पे कुत्ता उत्ता भौंक रहा है, तो कोई बात नहीं, हर गली में कुत्ते होते हैं ना, वैसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन बात तो सत्य है। तो इसको भौंकने दो भैया, हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक। तो चलो थोड़ा सा मजाक था, जाने दो, इसको दिल पे मत लेना। x² - 1/9 बराबर 0 हो तो x का मान होगा, x का मान निकालना है, जिसका मान निकालना होता है एक साइड हल कर दो। तो जैसे यहाँ पे x² माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/9। अब x उस साइड देखो, जब याद रखना, जब स्क्वायर इधर जाता है तो वर्गमूल हो जाता है। तो x बराबर और प्लस माइनस आगे लगा दोगे, रूट के अंदर 1/9। तो x बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो x बराबर प्लस माइनस 1/3। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, ठीक है। इसमें कौन सा सही था, सत्य, ए सत्य था ना, ए 11 में, और ऑप्शन नंबर 12 में सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी को गोला कर देना। चलो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, सेम सवाल है, इसको बोलो आप होमवर्क दे दें। अब भैया 2 सही होगा, आप इसको कमेंट करके बताना कि आपका 2 आया। थोड़ा बहुत हिंट दे रहे हैं, देखो यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 13, 1/x² + 5 बराबर 1/9, तिर्यक गुणा कर दो, ठीक है। 9 × 9, एक काम करो पहले इसका गुणा कर दो। तो x² + 5 का 1 में गुणा करोगे तो वही उतार दोगे, ठीक। 9 × 9, तो x² बराबर 9 + 5 है, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना, +-2 आ जाएगा, ठीक। चलो अब अगले पार्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। अब यहाँ पे पहुंच जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक हल -2, जब भी किसी का हल दिया रहता है तो उसी में रख के मान निकाल लिया करो, तो p का मान होगा। तो चलो भैया x² - 2x - p बराबर 0। अब इसमें हल का मतलब देखो द्विघात समीकरण है, x का 2 मान निकलता है, एक मान दे दिया है, रख दो इसमें, लिख दो चूंकि x बराबर -2, मतलब हल है तो x बराबर -x का मान ही निकला होगा, तभी तो हल है। रखने पर इस समीकरण में क्या करोगे, रख दो, x के स्थान पे -2 रखोगे तो -2 इसमें रख रहे हैं, ठीक है। -2 स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगाओगे, माइनस प्रश्न में ही है लगा दो, 2 x के स्थान पे -2 और -p ऐसे पड़ा रहने दो, p का मान ही निकालना है, बराबर 0। सॉल्व करो, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस, 2 का स्क्वायर करोगे 4, ये माइनस दोनों गुणा करोगे, माइनस गुणा माइनस में प्लस होता है, 2 दूनी 4 -p बराबर 0। तो 4 और 4 जोड़ दो 8 -p बराबर 0, p को उस साइड लेकर चले जाओ, 8 बराबर p। तो p का मान 8 आया है। भैया हम लोग कुछ गड़बड़ कर दिए, p का मान हम लोगों का 8 आ रहा है। एक बार फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है, हो सकता है गलत कहीं कर दिए हो, आप इसको बताना, ठीक है, हम गलत लगा रहे हैं सही। फिर से एक बार हम ट्राई जरूर करेंगे। x² + 2x - p बराबर 0, x के स्थान पे -2 रख रहे हो, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, -2 का स्क्वायर प्लस था। अब शायद हो सकता है हमें यहाँ उतारने में गलत हो गया हो, जहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या होगा, माइनस, ठीक है, करके देखेंगे भी, ठीक है। अभी जैसे है वैसे मान लो, अभी प्लस ही मान लो, तो प्लस है, प्लस लगा दिए, 2 ऐसे लिख दिए, x के स्थान पे कितना है, वो समझ गए। देखो इस
चलो वहाँ पे माइनस रख के हल कर दिए थे ना, यहाँ पे प्लस था, देखो नहीं समझ पाए, अभी बता रहे हैं आपको, देखो घबराओ मत, हल कर लो, आराम समझ जाओगे। 2x के स्थान पे कितना है, x के स्थान पे भैया -2 रखना, ठीक है, यही मान दिया गया x के स्थान पे, हल का मतलब x के स्थान पे रख दो जाके, तो ये -2 माइनस p बराबर 0, तो -2 का स्क्वायर करोगे 4, देखो यहाँ पे माइनस लिख दिए थे इसलिए गलत हो रहा था, तो प्लस का गुणा माइनस में करोगे -4 माइनस p बराबर 0, ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा, तो -p बराबर 0, माइनस को उधर फेंक दो, तो p बराबर कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए सही, मतलब सही था, ठीक है, हम लोग गलत ही लगाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, गलती तो सबसे होती है, हम लोग तो इंसान हैं, गलती थोड़ी बहुत जाने दो, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, कुछ आप भी कर लो यार, सब हमसे ही कराओगे। देखो द्विघात समीकरण के मूल हैं, मूल का मतलब मान निकालो x का, ठीक है, यहाँ पे दिया है x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर माइनस को उधर करोगे 4 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4, तो x बराबर 4 का वर्गमूल 2 होता है, प्लस माइनस 2, ये सही होगा, आसान आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलो। 17 x बराबर एक समीकरण का एक हल है, अब देखो इसको लगाओ, क्या करोगे x के स्थान पे, तो ये बात देखो, अच्छा रुक जाओ लगा दे, देखो बोला जा रहा है, सत्य सत्य पूछा जा रहा है, सही x बराबर एक समीकरण का हल है, देखो अगर ये हल है तो इसको x के स्थान पे रखो, अगर LHS बराबर RHS आ जाएगा तो हल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। चलो रख के देखते हैं, समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन लग रहा है, -5x प्लस 3 बराबर 0, यक्स इसका अगर हल है तो रखो, देखो शून्यक होता है ना हल का मतलब, शून्य का मतलब होता है जो शून्यक दिया गया है उस समीकरण में रख दो तो उसकी वैल्यू शून्य कर दो, ठीक। चलो चेक कर लेते हैं, 2x के स्थान पे 1 है, 1 का स्क्वायर, -5 के स्थान पे 1 है, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगाए, यहाँ पे नहीं है तो नहीं लगाओ, प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 लेते चलो, 2 1 का स्क्वायर 1, 2 1 का नाम 2, -5 1 का नाम 5 प्लस 3 बराबर 0, देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, जोड़ दोगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 है बराबर 0, 5 में 5 के 0 बराबर 0, अर्थात हल है, बात ये सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें लगाए नहीं थे। देखो द्विघात समीकरण का विविधकर है, देखो याद रख लो, आपको अगर दिखा दें सूत्र, देखो सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। देखो द्विघात समीकरण इस रूप का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक, और इसमें जो b स्क्वायर माइनस 4ac विविधकर कहलाता है, देख सकते हो परिभाषा आप, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दे दी है, और इसे कैपिटल D से, जब भी ये मूल वास्तविक होगा प्राकृतिक होगा ये सब पूछा जाता है ना, तो उसका विविधकर निकाल कर आप बता सकते हो, ठीक, देख सकते हो यहाँ पे ये D केवल विविधकर है, ठीक है, अंडर रूट मत लगाना, केवल b स्क्वायर माइनस 4ac, देखो यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगा, यहाँ पे देख सकते हो, इसी को विविधकर बोलते हैं, तो विविधकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र होता है। तो चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, तो यही तो पूछा जा रहा है ना, कितना मिनट भाई, 1 घंटे का वीडियो हो गया, बताओ, सोचो, अगर ऐसे वहाँ भी लगाओगे तो 1 घंटे टाइम लग जाएगा, वो या मार भरने, बिना हल करे लगा नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि मैथ है, मैथ में तो आता है, डायरेक्ट याद कर नहीं सकते हो। चलो अब हम लोग बता दें आपको विविधकर, सूत्र अभी हम लोग पढ़ कर आ रहे हैं, देख कर आ रहे हैं, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, अब देखो ये b और a कैसे निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, ठीक है, देखो इसमें जो समीकरण दिया है यहाँ पे लिख लो, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0, तो जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तुलना करो, x स्क्वायर है, a के स्थान पे 3 है, इसका मतलब हो गया यहाँ पे a बराबर 3, जिससे यहाँ पे x यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर b है, यहाँ पे 4 है, तो b के स्थान पे कितना रख दो, 4 रख दो, भाई चिन्ह सहित रखा जाता है, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस नहीं लगाया जाता है, c के स्थान पे देखो -5 है, -5 रख दो, इसी में रखो, b के स्थान पे कितना है, सॉरी 4 है, 4 रख दो, माइनस ये वाला
4 सूत्र वाला, ए के स्थान पे कितना है 3 रख दो और सी के स्थान पे -5 है। अब इसी को सॉल्व कर दो, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर का मतलब 4 × 4, 4 देखो माइनस ये है माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 पंचे 60, 60 और 16 कितना होता है 76 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। आगे बढ़ लो अब शांति से ऐसे भैया। उम्मीद है समझ रहे हो थोड़ा बहुत, तो वीडियो को लाइक कर देना यार, बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक, छोटा सा रिक्वेस्ट है। लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कर दिया करो, तभी वीडियो बनाने में मज़ा भी आता है ना, नहीं तुम सोचते हैं भैया कोई देख ही नहीं रहा है, थोड़ा कर दिया करो यार टाइम वाइम निकाल के। चलो समीकरण 2x² + 5x + 4 के मूल होंगे परिमेय और बराबर काल्पनिक। देखो आपको सूत्र देखो यही विविधकर से काम हो जाएगा हम लोगों का। देखो इसको याद कर लेना, ठीक है, ये सब आपके लिए ही लाया गया है। और इसको थोड़ा सा जूम करें, साइड में लाया जाए। देखो द्विघात समीकरणों की आएगा, अगर प्रकृति भी आ जाए ना तो भी आप बता सकते हो। देखो विविधकर d बराबर का मान, देखो अगर हम लोग b² - 4ac को हल करो ना, इसको तो d बोलते हो, इसके 3 मान हो सकते हैं, या तो हो जाएगा धनात्मक, क्या हो जाएगा धनात्मक, धनात्मक होगा तो जी देखो धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है, जैसे 0 1 2 3, इस साइड धनात्मक इस साइड ऋणात्मक, तो अगर 0 तो ना तो धन में आता है ना तो ऋण में, ठीक है, इस साइड माइनस होता है इस साइड प्लस, अगर इसका मतलब धनात्मक आ रहा है तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को हम लोग चाहे d बड़ा है धनात्मक लिख दो, चाहे d बड़ा है 0 से। तो कौन कौन सी संख्या होंगी ऐसे, b² - 4ac निकालोगे तो वास्तविक होगा और परिमेय होगा, क्या होगा परिमेय और असमान होगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग 2 टुकड़े में कर सकते हैं, मतलब अगर d बड़ा हो 0 से, ठीक, और साथ साथ पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, क्या हो भैया पूर्ण वर्ग हो। अगर पूर्ण वर्ग होगा तो परिमेय होगा, नहीं तो क्या होगा अपरिमेय। वैसे इतना ज़्यादा खास नहीं है, बस परिमेय याद रखना। और दूसरा धनात्मक, अगर देखो बराबर 0, जैसे मान लो यहाँ पे 4 आ जाता, तो देखो ये धनात्मक भी है 0 से बड़ा भी है, पूर्ण वर्ग है, जैसे 2 का स्क्वायर करोगे तो इसको परिमेय संख्या लिख दोगे, ठीक है। अगर जैसे मान लो इसका मान d बड़ा है 0 जैसे अर्थात 5 आ जाए, अब इसको हल करोगे तो √5 आएगा, जो कि क्या होता है अपरिमेय। तो यही इसमें दिया गया है, अगर d का मान 0 से कम है तो क्या हो जाएगा वास्तविक तो होगा अपरिमेय होगा। 1 मिनट गलत बता दिए यार आपको, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सही था, ठीक है। अब मान लो d का मान 0 से कम आ जा रहा है, मतलब ऋणात्मक आ जा रहा है, अर्थात d क्या लिख सकते हो ऋणात्मक आ जाए, क्या आ जाए ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक आ जाएगा तो उसका मान नहीं निकाल सकते हो, काल्पनिक संख्या हो जाती है, ठीक है। कैसे अंडर रूट के अंदर -5 आ जाएगा अगर वैल्यू ना, अगर जैसे रखोगे तो रूट के अंदर b² होता है, सब समझ जाओगे आगे जब हम लोग आगे और सवाल लगाएंगे बहुत सारे, बस ऐसे समझ लो। तो माइनस आ जाएगा तो काल्पनिक संख्या हो जाती है, ठीक है। अगर d बराबर 0 आ जाए तो वास्तविक होगा और परिमेय भी होगा और समान भी होगा, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तो अब हम लोग वहाँ एग्जाम्पल से समझ जाएंगे जो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, चलो बेड़ा पार हो जाएगा। चलो भैया यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए हैं। 2x² + 5x + 4, पहले लिख लो 2x² + 5x + 4 बराबर 0। तुलना कर लो, किससे करोगे ax² + bx + c बराबर 0 से, a बराबर 2 b बराबर 5 c बराबर 4, ठीक है। अब मूल की देखो परिमेय अपरिमेय सब मूल की प्रकृति ही तो है, ठीक है। तो प्रकृति के लिए हमें d निकालते हैं, d बराबर होता है सूत्र b² - 4ac, b का मान रखोगे कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर -4, a का मान कितना रखोगे 2 रखोगे और c का मान कितना है 4 रखोगे, 5 के स्क्वायर 25, 4 चौक 16 दूनी 32, घटा दो, देखो 32 में 25 घटाओगे कितना आएगा भाई घटा लो,
32 और 25, 12 में से 5 घटा दो 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा, माइनस का 7, ठीक। अब माइनस आ गया, ठीक, इसका मतलब क्या है, काल्पनिक संख्या है। कौन सी संख्या है, काल्पनिक, तो काल्पनिक सही भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है। देखो मूल बराबर कब होता है, आप ये हमें बताओ। अभी आपको सूत्र दिखाए थे, ये देखो, देखो मूल समान भी होते हैं ना, ये समान मतलब बराबर होंगे, बराबर होंगे तो d बराबर 0, यही शर्त लगा दो। चलो प्रश्न में बोला गया ना, मूल बराबर है अर्थात समान है, समान है तो d बराबर किसके होता है, 0, और d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो b का मान रखोगे भैया, देखो ये a है, ये b है, डायरेक्ट रख रहे हैं c, b के चिन्ह सिद्ध रखोगे -8, तो -8 का स्क्वायर है, माइनस सूत्र वाला 4 ऐसे रख दोगे, a के स्थान पे 2 रख दोगे और c के स्थान पे c ही रहने दो, इंटू सी, ठीक है, इंटू सी ना, इंटू में सी यहाँ पे है, बराबर 0। हल करो, -8 का स्क्वायर 8 8 64, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे प्लस ही है, तो माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, सी बराबर 0, सी को उधर लेकर जाओ, 64 बराबर 8c, तो 64, ये 8 का गुणा हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा, 64/8 बराबर c, 8 1 8, 8 8 64, सी बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। तो ऑप्शन में सी का एक मान होगा, देखो यहाँ पे एक लिखा है भाई, असत्य है तो असत्य लिखते हैं ना, वैसे आंसर इसका 8 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 आप होमवर्क करके बताओ, कमेंट में बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, मूलों का योग होगा, बता दे यार, अलग टाइप का आ गया है, नहीं तो बोलोगे सर बताए ही नहीं। चलो यहाँ पे हल करेंगे, देखो सूत्र होता है, सब सूत्र का खेला है मैथ में, मूलों का योग, द्विघात समीकरण दिया रहे तब, ठीक है, द्विघात, एक मिनट, ये प्रश्न मिलाना पड़ेगा हमको, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 लिख दिए हैं यार, ये गलत है, ठीक है, 5x² माइनस 3x है, ठीक है, ये गलत लगा दिए हैं, तो द्विघात समीकरण होगा। समीकरण के मूलों का योग, मूलों का योग जो होता है, सूत्र होता है -b/a, ठीक, b क्या है जान रहे हो, मूलों का गुणनफल हो सकता है आ जाए, तो इसको अभी सूत्र लिख लो, पूछा नहीं गया तो क्या होगा, गुणनफल बराबर c/a। c और a कैसे निकालोगे, देखो द्विघात समीकरण यही दिया गया है, वो गलत लगा उतार दिए थे, 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक। देखो तुलना करते हो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, तो a के स्थान पे 5 है, b के स्थान पे -3 है, c के स्थान पे 2 है, लिख दो, a बराबर 5, b बराबर -3 और c बराबर कितना है, 2 है। इसको उठा के मूलों का योग पूछा है, तो माइनस सूत्र वाला होता है, b के स्थान पे -3 है और a के स्थान पे कितना है, 5 है। हल करोगे, माइनस माइनस प्लस 3/5, ऑप्शन में क्या है, 3/5 है, लगा देना, ठीक है। अगर ये समीकरण होगा तो ठीक है, मूल का गुणनफल c/a, थोड़ा बहुत देख लेना माइनस प्लस, ठीक है, देखो -3/5 है, अगर थोड़ा बहुत गलती हो तो अपना एडजस्ट कर लेना, ठीक है, बाकी हम बता दे रहे हैं। c/a मूलों का योग पूछा था तो ये 3/5, अब गुणनफल पूछा है, इसमें गुणनफल अगर मान लो पूछा जाता तो c के स्थान पे कितना है, 2 है, 2 रख दो, a के स्थान पे 5 है तो 2/5 आ जाता, ठीक है, गुणनफल पूछा जाता। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भैया।